नमस्कार साथियों, आज के इस प्रेजेंटेशन में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की गिरती कीमत। हमारा आज का विषय है इंडियन रुपी नेविगेटिंग द 97 फ्रंटियर। हम समझेंगे कि रुपये के इस स्तर पर पहुंचने के पीछे कौन से वैश्विक और घरेलू कारण हैं, जिन्हें हम फॉरेन या डोमेस्टिक रीजंस कहते हैं। तो आइए साथियों, भारतीय रुपया अब एक नए मनोवैज्ञानिक स्तर, जिसे साइकोलॉजिकल थ्रेशहोल्ड कहते हैं, को पार कर चुका है और यह स्तर 96.50 से 97 के करीब आ चुका है। लंबे समय तक 82 और 83 के स्तर पर बने रहने के बाद यह अचानक आया बदलाव भारतीय मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा संकेत है। यह केवल एक नंबर नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि वैश्विक बाज़ारों में डॉलर की मांग और हमारे चालू खाता घाटे, जिसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट भी कहते हैं, का दबाव कितना बढ़ गया है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। रुपए की इस गिरावट को समझने के लिए हमें उन ग्लोबल कैटलिस्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय कारणों को देखना होगा जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालते हैं। तो आइए कुछ इंटरनेशनल रीजंस की चर्चा करते हैं। सबसे पहला है यूएस यील्ड एंड डॉलर हेजिमनी। इसे हम अमेरिकी डॉलर का दबदबा भी कह सकते हैं। इसमें इसका मतलब सीधे तौर पर इसका मतलब यह है कि यूएस फेड रिज़र्व, जो अमेरिका का आरबीआई की तरह एक बैंक है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उनका चेंज होते रहना। अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय से ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, जो हाई इंटरेस्ट रेट्स। तो वहाँ पर हमें क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा, जिससे वो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ जैसे इंडिया से अपना पैसा निकाल कर अमेरिकी मार्केट में लगाएंगे। इसे जब भारत से डॉलर बाहर जाता है तो रुपए की वैल्यू कम होने लगती है और इसे हम कैपिटल फ्लाइट भी कहते हैं। दूसरा कारण है एनर्जी इंपोर्ट डिलेमा, कच्चे तेल का बोझ। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग, आप जानते ही होंगे, 85 से 90% तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। जब रुपए कमज़ोर होकर 96 से 97 के स्तर पर आता है तो तेल की लैंडिंग कॉस्ट, जिसे लैंडिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। इसे हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, एक जो है नया टर्म है, कुछ ही सालों पहले आया है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि महंगा तेल देश के भीतर की हर चीज़ को, खासकर ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक को महंगा कर देगा। आज 22 मई को आपने न्यूज़ पढ़ी ही होगी कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 4% अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं। तो ये भी इसका एक कारण है। तीसरा कमज़ोरी, इस कमज़ोरी के 3 मुख्य स्तंभ ये हैं। रुपए का दबाव बनाने वाली 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला हमारा ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दूसरा, घरेलू बाज़ार में सोने की लगातार मांग, जिसके लिए हमें भारी मात्रा में डॉलर बाहर भेजना पड़ता है। और तीसरा है विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द्वारा की जा रही बिकवाली, जो पश्चिमी देशों में
बेहतर रिटर्न देखकर वहाँ रुख कर रहे हैं। तो ये 3 कारण हैं। आइए अब अगर हम व्यापार की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने व्यापार को 2 हिस्सों में बांटें तो मर्चेंडाइज़, जिन्हें हम गुड्स कहते हैं, और सर्विस में देख सकते हैं, तो हमारा मर्चेंडाइज़ ट्रेड घाटे में चल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी का आयात बढ़ गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं एंड मशीनरी, ये बहुत लेवल पर इंपोर्ट हो रही है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि जो हमारा सर्विस सेक्टर, जिसे हम आईटी और सॉफ्टवेयर में बोलते हैं, मजबूत है। वह देश में डॉलर लेके आ रहा है। तो इससे क्या है, हमारा 50% जो जीडीपी है वो भी इस पर डिपेंड करती है। इसे हम एक तरह से रेमिटेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। रेमिटेंसेस ये लेके, डॉलर लेके इंडिया में आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल यह सर्विस सरप्लस हमारे गुड्स डेफिसिट को पूरी तरह संतुलित करने के लिए नाकाफ़ी साबित हो रहा है। तो इसे एक तरह से आप ऐसे देख सकते हैं कि जो दबदबा है वो मर्चेंडाइज़ ने ज़्यादा डाल रखा है और सर्विस वाला अभी इतना है नहीं। तो इसको हमें एक तरह से समान करना पड़ेगा, तब जाके स्थिति सुधरेगी। आइए अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक फॉल आउट, यानी हमारी ओवरऑल ग्रोथ और पॉलिसी पर पड़ने वाले असर के बारे में। तो देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक में सबसे पहली चीज़ जो आती है, इस चार्ट को देखिए। भारत की कुल फॉरेक्स डिमांड का 40% आप देख ही रहे होंगे हमारा एनर्जी और पेट्रोलियम सेक्टर में जाता है। इसके बाद 25% कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में 20% जाता है। यह साफ दिखता है कि जब हम ऊर्जा एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो रुपए पर डॉलर का यह दबाव समय समय पर बनता रहेगा। लेकिन यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है, रुपया अकेला नहीं गिर रहा। अगर हम इस साल की तुलना करें तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तुर्की की लीरा जिसे 38% तक गिर चुकी है और ब्राज़ील का रियाल 12% तक कमज़ोर हुआ है। उसकी तुलना में भारतीय रुपए की स्थिति काफ़ी संभली हुई है। यह दर्शाता है कि हमारे आर्थिक इकोनॉमिक फंडामेंटल आज भी कई अन्य उभरते देशों से बेहतर हैं। इसका श्रेय जाता है आरबीआई की सूझबूझ को। आरबीआई कभी भी रुपए का कोई फिक्स लेवल तय नहीं करता, बल्कि उसका लक्ष्य होता है बाज़ार में अत्यधिक उतार चढ़ाव, जिसे हम एक्सेसिव वोलेटिलिटी को रोकना। इसके लिए आरबीआई अपने 600 अरब डॉलर से अधिक के विदेशी मुद्रा भंडार, जिन्हें हम फॉरेक्स बोलते हैं, का उपयोग करके ज़रूरत पड़ने पर बाज़ार में डॉलर को पंप करता है ताकि रुपया अचानक से ना गिरे, निवेशकों का भरोसा बना रहे। निष्कर्ष के तौर पर भले ही 97 का यह स्तर अल्पवादी शॉर्ट टर्म में महंगाई और इंपोर्ट बिल को बढ़ाता है, लेकिन लंबी अवधि में यह हमारे एक्सपोर्टर को वैश्विक बाज़ार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव बनाएगा। अब मैं इस मंच को आपके प्रश्नों और सुझावों के लिए खोल देता हूँ। धन्यवाद।